हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। यस और नो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आ गए भाई सब लोग, तैयार हो जाए। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यस, तो आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको मोल अवधारणा पढ़ाया था बेटा। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आज भी हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तैयार हो जाओ फिर आज। देखो भाई, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा। मैंने आपको मोल के बारे में बताया था, मोल के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कमेंट बंद कर रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे सको, फोकस कर सको पढ़ने पर। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या चीज है हमारे सामने। कल मैंने आपको मोल पढ़ाया और ये बताया कि भाई किस तरीके से एसटीपी के आयतन को मोल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे भार में कन्वर्ट करते हैं। आज मेरा जो छोटा सा उदाहरण है वो अब क्या करूंगा, मैं आपको भार को मोल में कन्वर्ट करवाऊंगा। ठीक है, भार दे रखा होगा और फिर उसको कणों के संख्याओं में कैलकुलेट करवाऊंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, हालांकि कल मैंने करवाए भी थे। तो आज भी दो चार क्वेश्चन वैसे करेंगे और फिर एक नया टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं परमाणुकता, यानी एटॉमिसिटी। और उसके ऊपर आप ढेर सारे क्वेश्चन भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कुछ क्वेश्चन है जिनको आप थोड़ा सा मुझे बताओगे। शायद मैंने कल करवा ही दिया था ये टॉपिक, तो है ना। तो चलो परमाणुकता स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परमाणुकता से भी चलता रहेगा ये टॉपिक अभी। परमाणुकता बेटा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, अब इसका अर्थ क्या है जरा समझिएगा। एटोमिसिटी का अर्थ क्या है बेटा, जैसे आपके पास एक फेवरेट आपका कोई भी अणु ले लो, आप कोई भी अणु ले लो। जैसे आपने आपका फेवरेट ले लिया CH3, ये C2H5OH, बहुत फेवरेट है आपका, आजकल कलयुग में चल रहा होगा ना। हाँ, तो ये है बेटा इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इस अणु के ऊपर गौर करूं, ध्यान दूं, तो परमाणुकता का मतलब होता है एक अणु के अंदर किसी परमाणु के कितने परमाणु हैं, कितने, किसी तत्व के कितने परमाणु हैं। अगर आपको सिंपली भाषा में समझना हो कि भाई परमाणुकता है क्या, ठीक है, परमाणुकता है क्या, ये जो आप पढ़ाओगे सर हमें। तो देखो बेटा, इसका मतलब होता है कि एक अणु में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता कहलाती है बेटा। अब देखो, थोड़ा इसको समझा देता हूं मैं आपको, और इससे आप लोग क्या करोगे, जैसे गणित की समीकरण होती है ना, वैसी समीकरण बनाना सीखोगे, ताकि बाद में जाके आप बड़ी चीजें सोल्व कर सको। उदाहरण के लिए ये वाला अणु लिया था हमने C2H5OH। अब बेटा C2H5 के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होंगे बेटा, दो। तो हम इसको लिखेंगे बेटा, एक अणु C2H5OH के में उपस्थित है कितने भाई,
दो दो कार्बन के परमाणु, दो कार्बन के परमाणु, दो कार्बन के परमाणु। ठीक है भाई। अब इसी के अंदर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एक अणु C2H5 OH में उपस्थित हैं 6 हाइड्रोजन के परमाणु। अभी ये मोल अवधारणा का ही टॉपिक है, मोल में ही चलेगा बेटा ये भी, है ना। हो गया भाई ये बात। अब देखो बेटा तीसरा, एक अणु C2H5OH में उपस्थित हैं एक ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु। और अगर मैं कुल की बात करूं बेटा, अगर टोटल परमाणुओं की बात करूं तो आप देखोगे 2 कार्बन के हैं, 6 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है। तो मैं कहूंगा बेटा जी एक अणु C2H5OH में उपस्थित हैं 9 कुल परमाणु, यानी टोटल परमाणु हमारे पास 9 है बेटा। ठीक है, आशा करता हूं कि यह बात आप समझ गए होंगे। यही परमाणुकता बताती है, यही परिभाषा बताती है। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों को मुझे एक बात बताना, क्या आप लोगों ने इस वाली स्लाइड पे जो कुछ लिखा है वो नोट कर लिया बेटा? यस और नो? गोविंद कुमार कटरा, अभी तक बेटा मैंने कुछ समझाया ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? स्पैमिंग करने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये रोने से कुछ फायदा नहीं होने वाला बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मोल अवधारणा ही चल रहा है अभी, मोल अवधारणा ही चल रहा है, उसी का पार्ट है ये परमाणुकता, एटोमिसिटी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि भाई किसी भी स्पीसीज का एक अणु देखना है, उसके अंदर कितने परमाणु हैं उसके आधार पर समीकरण बनानी है। तो एक ये समीकरण हो गई, एक ये समीकरण हो गई, एक ये समीकरण हो गई, एक ये समीकरण हो गई। ठीक है, इतना सिंपल। अगर तुम ये भी नहीं लिख सकते बेटा तो कैसे डॉक्टर बनोगे बताओ यार। ठीक है, तुम यहां पर झूठ लिखते हो 720 में 720 लाऊंगा। 720 में 720 लाने वाला केवल एक अणु के स्ट्रक्चर को देखकर अगर ये नहीं गिन पा रहा है कि उसके अंदर कार्बन कितने हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो बहुत लालत वाली बात है, डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब जैसे मान लो मैंने H2SO4 की बात करनी है, तो मैं दिखाना सिखा रहा हूं। H2SO4 की बात करें, H2SO4 में, तो H2SO4 के लिए अगर बेटा मैं इसी तरह की समीकरण बनाऊं, है ना, इसी तरीके की समीकरण बनाऊं, तो कैसी समीकरण बनेगी बेटा? हम कहेंगे एक अणु, ये H2SO4 के एक अणु में, आप हाइड्रोजन के बारे में लिखो, है ना, तो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, है कि नहीं? केवल देखना है। आप लिखोगे बेटा H2SO4 के एक अणु में एक सल्फर का परमाणु होता है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए H2SO4 के एक अणु में, एक अणु में 4 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ठीक है, और H2SO4 के एक अणु में 7 कुल परमाणु होते हैं। 7 कुल परमाणु होते हैं। यह बात क्लियर हो गई भाई? आपने H2SO4 को देखा और उसके बारे में समीकरण बनाना चालू कर दिया, यह भी बात ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, टोटल क्लियर हो गया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेहतरीन,
विनीत, नीरज, सादा, बुशरा, इम्तिहा, शेख, यासी, जानवी, हुमेरा, जागृति, बहुत बढ़िया। अब यहां पर जो हमें समझने वाला टॉपिक है ना, क्योंकि हम लोगों को अपने मकसद के लिए क्या करना है भाई, अपने मकसद के लिए बात करनी कि हमारा मकसद क्या है बेटा। तो आप जरा यहां पर ध्यान से देखिए, इतना तो हमारा क्लियर है आपको कि हाँ सर ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब देखो आगे कहानी, चूंकि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल का एक फॉर्मूला, कणों की संख्या बटे अवगाद्रो नियतांक, सब लोग जानते हैं बेटा आपको कि हाँ सर। अब जो अवगाद्रो नियतांक है वो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो मोल है वो कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, ठीक है। मोल जो है वो कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। किसी स्पीशीज के कण जितने ज्यादा होंगे उसके मोल भी उतने ज्यादा होंगे, ये फॉर्मूला हमें ये बताता है, और समानुपाती है। तो जिस तरीके से हमने इन समीकरणों को अणुओं में लिखा बेटा कि इसके एक अणु में इसके एक अणु होते हैं, इसके एक अणु में इसके दो होते हैं, चार होते हैं, टोटल 7 होते हैं, इन्हीं अभिक्रियाओं को हमें मोल में भी लिखना आना चाहिए। क्योंकि आगे जो मोल कॉन्सेप्ट होगा उस मतलब जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें किसी एक पदार्थ की मात्रा दे रखी होगी, पर पूछे जाएंगे उसके अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब यहां पर बात आती है भाई, क्वेश्चन आ गया ये, मतलब इन समीकरणों को आप मोल में लिखो। अब ये मान के चलो अगर मैं इसका पूरा 1 मोल ले लूं, इसका मैंने 1 मोल लिया, तो बस क्या है, आपने अभी तो अणु की संख्या लिखी है, अब आप मोल लिखोगे और कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा बेटा 1 मोल H2SO4 में, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। मतलब यही समीकरण आपकी बस अणु से कणों की संख्या से मोल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम कहेंगे बेटा 1 मोल H2SO4 में, 1 मोल H2SO4 में हमारे पास 1 मोल सल्फर उपस्थित है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। और बेटा 1 मोल H2SO4 में 7 मोल कुल परमाणु है। बस आपको इस समीकरण बनाने आने चाहिए, और एक बार समीकरण बनानी आ गई तो अब आप तैयार हो गए हैं क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मैं आपको उदाहरण के रूप में करवाऊंगा और 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, तो फटाफट भाई अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना नोटेड, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत बेहतरीन ज्ञानेंद्र बेटा, समीक्षा बहुत अच्छा। इसमें बस इनको समीकरण बना के लिखना है, अभी आपको करना कुछ नहीं है, करवाऊंगा तो मैं खुद, अभी तो कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझ गए उसके बाद तुम अपने आप करने लगोगे, देखते रहो अभी। बहुत बढ़िया, नोटेड, नोटेड, वेल डन। चलिए, इतना हमें समझ में आ गया है कि बहुत सारे बच्चों को एक क्लियर समझ में आ रहा है। ओके जी, अब देखो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मान लो कभी, ठीक है, हमारे पास पहला पर्सन आया है। देखो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, कमेंट बंद, ध्यान रखना प्लीज। इन्होंने बोला है 2 मोल, क्या इसको हिंदी में लिख लो, कभी कहोगा आप कि भाई हिंदी इंग्लिश में क्यों लिख दिया। 2 मोल H2SO4 में, ठीक है, 2 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल भार
और कणों की संख्या, या कह सकते हैं अणुओं की संख्या, है ना, अणुओं की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, ये पूछा है बेटा। कणों की संख्या कितनी होगी ये पूछा है, मान लो। अब आपको मैं एक बात बता दूं, आपको तो ये देखना है कि जो H2SO4 है उसको देखना है, उसके हिसाब से आपको परमाणुकता की समीकरण बनानी है मॉडर्न, और जिस भी तत्व के बारे में पूछा है केवल उसी के बारे में लिखना है, क्योंकि टाइम बचेगा। अब हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु और H2SO4 को अगर आप फोकस करो तो हमें यह बात पता लगी, एक मोल H2SO4 में, एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। ये बात समझ में आ गई बेटा? आप कहोगे हाँ सर। अब देखो, हमारे पास ये तो समीकरण फॉर्मूले के हिसाब से देखकर हमने बनाई, जो हमने यहां पर सीखी परमाणुकता के आधार पर, है ना, ऐसे हमने परमाणुकता के आधार पर देखी। पर क्वेश्चन ये है कि मेरे पास H2SO4 के कुल कितने मोल है। मैंने क्वेश्चन में कितने मोल ले रखे हैं बेटा? 2 मोल। तो मैं इस एक को 2 कैसे कर सकता हूं बेटा? मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, राइट। और आपको पता होगा ये गणित की समीकरण की तरह व्यवहार करती है, जितने से मल्टीप्लाई आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे उतने से ही मल्टीप्लाई आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो चलो बेटा, अगर देखोगे हमारे पास, अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, मान लो, है ना, समीकरण को 2 से मैंने गुणा कर दिया ताकि मेरे पास वो डेटा आ जाए जो मुझे चाहिए। गुणा करने पर तो यहां पर एक के स्थान पर आ जाएगा 2 मोल H2SO4 में। अब 4 गुणा 2, है ना, क्योंकि 2 इधर से मल्टीप्लाई करा, 2 इधर से करा, हमारे पास मोल आ गए हैं ऑक्सीजन परमाणु के। ठीक है, अब हमारे पास एक तरीके के ऑक्सीजन के क्या आ गए बेटा? मोल आ गए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आधा क्वेश्चन तो हमारा हो गया पहला ही, कि ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल। ध्यान रखना भाई, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल बराबर होता है हमारे पास 8 मोल। आधा क्वेश्चन क्लियर। अगर हम निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन परमाणुओं का भार, तो आपको याद होगा मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे, अगर अणु होता ऑक्सीजन तो मोलर द्रव्यमान लिखते। अब यहां पर परमाणु का मोलर द्रव्यमान लिख दिया ए, भार बटे ऐसे लिखते हैं ना परमाणु भार, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही है। तो अगर मुझे यहां पर भार चाहिए बेटा, तो भार का फॉर्मूला होता है ए गुणा मोल गुणा ए। अब मोल तो हमें पता था 8 है। एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है ना, एक तरीके से जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होगा बेटा? 16। तो 16 अठे कितना हो गया भाई साहब? 8 छंग 48, 8 कम 8, और 8 और 4 12, तो 128 ग्राम भार जो है उसके अंदर केवल किसका आ गया? ऑक्सीजन के परमाणुओं का आ गया। ठीक है, तो हमें बेटा जी मोल भी पता लग गए, हमें भार भी पता लग गया। अब हमें निकालना है अणुओं की संख्या। क्या ज्ञात करना है बेटा? अणुओं की संख्या। अब देखिए बेटा, चूंकि हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला होता है कणों की संख्या बटे अवगाद्रो नियतांक। तो अगर मुझे ऑक्सीजन के मुझे अणु चाहिए, तो मुझे ऑक्सीजन के मोल और गुणा अवगाद्रो नियतांक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास आ गए 8 Na। ठीक है, क्या आ गया बेटा? 8 Na आ गए, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन के मोल पता थे। तो मोल अवधारणा में अभी जो नया ट्विस्ट आया है वो आया है परमाणुकता का। ठीक है, अब क्या होगा कि किसी पदार्थ के डायरेक्ट भार ना देकर उसका कुछ भी अमाउंट दे देगा, फिर उसके अंदर कोई परमाणु उसके बारे में कुछ पूछेगा, कि मोल पूछ सकता है, या उसके कणों की संख्या पूछ सकता है, या फिर बेटा एक तरीके से उसका भार पूछ सकता है। ये चीजें जो है किसी यौगिक के अंदर की भाग है, तो इसीलिए हमने इसको परमाणुकता में जोड़ दिया। तो मुझे बताइए किस किस को बेटा जी ये वाला क्वेश्चन या ये वाला उदाहरण समझ में आ गया? ये वाला बेटा किस किस को क्लियर हो गया? 720 वाले याद रखिएगा,
720 वाले ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, अन्नू कह रही है कि मेरे पिछले डीपी में 9 में से 9 सही थे। बहुत बेहतरीन बेटा, क्लियर है? यस, नोट करिए। डिसिप्लिन बिल्कुल आर्मी वाली होनी चाहिए, एकदम जवानों वाली आर्मी, ठीक है? ना इधर ना उधर, केवल देश के लिए, केवल अपने सपने के लिए, और केवल 720 नंबर के लिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए, अब जैसे आप लोगों ने बेटा, ये तो बहुत बढ़िया करा यार, वेल डन। अब देखो बेटा, ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ू। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो अलग है, अब मेरा क्वेश्चन अलग है। दूसरा क्वेश्चन जो आप करेंगे, इन्होंने कहा 68 ग्राम अमोनिया के एक नमूने में हाइड्रोजन परमाणुओं के कुल मोल, ठीक है, कुल मोल, और बेटा कुल भार, और कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है? मान लो आपको जरूरत पड़ी इसका अणुभार वगैरह निकालने की, तो मैंने नाइट्रोजन का दे दिया 14 है, हाइड्रोजन का दे दिया 1 है। आशा करता हूं कि ये आप खुद कर लेंगे, और आप ट्राई करें। अब ट्राई करो बेटा। पहले अगर हमें अमोनिया का बेटा ग्राम दे रखा है, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करोगे? मोल में, और फिर समीकरण के हिसाब से चेक करोगे। चलिए, आएगा आएगा। जो टॉपिक मैंने, जिसको बच्चों को ये समझ में नहीं आया, ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण समझ में आएगा, ठीक है? बिल्कुल सेम है, बस मैंने यौगिक जो है वो चेंज कर दिया। ओके बेटा, ओके। आंसर आ गया 12 मोल, कुछ का आंसर आ गया 12 ग्राम, और 12 एनए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हमें हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के मोल निकालने के लिए, हाइड्रोजन का भार निकालने के लिए फोकस करना पड़ेगा कि इतने हिस्से में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, ठीक है? ट्रिपल लाइन का मतलब इक्विवेलेंट होता है, तो ट्रिपल लाइन यूज कर लो चाहे डबल कर लो, एक ही बात है। डबल का मतलब होता है इक्वल टू, और ट्रिपल लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। कमेंट बंद कर दिया मैंने, ठीक है? कमेंट बंद कर दिया। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनको मुझे समझाना है। याद रखो बेटा, ये जो समीकरण है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे अमोनिया को, तो इसके लिए पहले एक गणित की समीकरण तैयार कर लो, जिसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब पूरे अमोनिया का देखोगे तो हम लोग कहेंगे 1 मोल अमोनिया में, 1 मोल अमोनिया में, अब इसको 3 रख लो, 2 कर लो, मतलब इसका काम वही है जैसा हम करते हैं। मैं 3 इसलिए करता हूं कि इक्विवेलेंट की आदत है मुझे। तो हम लोग कहेंगे भाई 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है? यह बात मुझे पता है सिर्फ सूत्र देखकर। अब ये तो सूत्र देख के पता लगा। अब मैं जानूंगा कि जो सैंपल है, जो नमूना है, उसके अंदर एक्चुअल में अमोनिया के मोल कितने थे भाई। ये तो फॉर्मूला देख के पता लगा। तो मैंने कहा कि भाई चलो देख लेता हूं। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, अमोनिया के लिए मोल का फॉर्मूला होता है भाई क्या? मोल बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो अमोनिया का भार दे रखा है हमारे पास 68, मोलर द्रव्यमान निकला होगा 17। तो बेटा अमोनिया के जो मोल निकल के आए वो 4 मोल निकल के आए होंगे। अब आप क्या करोगे? ये तो 1 मोल में 3 है, अब अमोनिया के 4 मोल में चेक करने हैं भाई कितने हाइड्रोजन के मोल होंगे।
तो मेरे को एक को मैं 4 कैसे बना सकता हूं, जब दोनों साइड में 4 से गुणा कर दूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक को 4 से गुणा करने पर 4 मोल अमोनिया में 3 गुणा 4, क्योंकि 4 से गुणा इधर किया, 4 से गुणा इधर किया, मोल हाइड्रोजन परमाणु के हैं, पर परमाणु है। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, मोल है सॉरी, वो तो आ गए 4 मोल। इतनी बात क्लियर है बेटा, यहां तक समझ गए होंगे। 4 नहीं 12, हाइड्रोजन के जो आए वो आए 12 मोल, क्योंकि 3 चौका 12 होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो यहां पर और क्या कहा है इसने, इसने बोला है कि देखो भाई मोल तो निकाले, भार निकालो आप। तो अगर आपको मोल पता है और आपको भार निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा बेटा, तत्व के लिए मोल बराबर भार बटे परमाणु भार, और भार बराबर होगा मोल गुणा ऐसे। अब मोल तो बेटा 12 थे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो बेटा ये आंसर आएगा 12 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 12 ग्राम आ गया। अब ये भी क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है मान लो अणुओं की संख्या। तो आपको याद होगा अणुओं की संख्या निकालने के लिए भी उस तत्व के मोल पता होने चाहिए। मोल हमें पता ही है 12 है। तो आपको एक बात और याद होगी दोस्तों, ठीक है, आप कहोगे सर जी वो क्या बात है, मैंने कहा देखो, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है कणों की संख्या बटे अवगाद्रो नियतांक। ठीक है भाई, अगर मैं ब्रज गुणा करूं और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या निकालूं तो मुझे मोल को गुणा करना पड़ेगा Na से। अब बेटा हाइड्रोजन के जो मोल थे वो कितने थे, 12 मोल, तो यहां पर मैंने 12 रख दिया, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या आ गई 12 Na। अब बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया बेटा, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया आपको समझा के कि अब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, पर टेंशन ना लो, जितनी बार कहोगे उतनी बार समझाऊंगा। ठीक है, पर इसमें आप खींच नहीं पाओगे अपना सिलेबस। हमें डिसिप्लिन से सिलेबस खत्म करना है ताकि टेस्ट के होने तक हमारा टेस्ट अच्छे से हो, हमारे नंबर अच्छे आए। बहुत बेहतरीन। क्या ये क्लियर है सबका, क्या ये क्लियर है, जल्दी से जिस जिसका क्लियर है प्लीज आग लगा दीजिएगा। और मैं भाई पोल दे रहा हूं वोट वाला, जिसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है फटाफट मुझे वोट करिए, फिर अगले क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाइएगा, अगले क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाइएगा बेटा। ठीक है, काउंटडाउन चालू। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो बेटा नोट कर लो भी, है ना। एट्टी 85.62%, इसको और बढ़ाएंगे, एक बार और बताएंगे। ठीक है, चलिए और देखो बेटा नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, ये आपको करना है, इसमें क्या है जरा देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहां पर मैंने कहा 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणुओं का भार क्या होगा। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी तो कैल्शियम की बता देता हूं कि कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, और जो पोल दे रहा हूं बेटा मैं, कमेंट ऑन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि
2.5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अभी सीखने का पर्पस है, उससे पहले ही हो जाएगा ये। 4 कहां से आया? क्योंकि अणुभार 17 होता है, 17 चौका कितना हो गया भाई? 68 होता है बेटा, यहां से आया। 68 ग्राम दे रखा था, कह रहे हो 4 कहां से आया? ठीक है, देखते हैं भाई कितना ग्राम होगा ऑक्सीजन का भार। तो पहले तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालो, क्योंकि इसी से समीकरण चलेगी। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से देखते हो तो आपको पता लगेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में हम लोग कहेंगे कि 1 मोल CaCO3 में उपस्थित होंगे 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, अब ये तो मानक समीकरण हो गई फॉर्मूले के हिसाब से, पर यह भी तो जानो कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने थे। तो आप देखो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? भार बटे मोलर द्रव्यमान। भार दे रखा है 400 और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान निकाल के देखो तो आएगा 100। तो बेटा इसके मोल आएंगे 4 निकल के। तो हमें ये चेक करना है कि 4 मोल में कितने ऑक्सीजन के मोल होंगे। ठीक है, 4 में कितने ऑक्सीजन के मोल होंगे। तो जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, तो इस 1 को 4 बनाने के लिए का तरीका क्या है? 4 से गुणा कर दो दोनों साइड। तो यहां पर मैंने 4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 4 से गुणा करूंगा तो यहां पर 12 मोल ऑक्सीजन परमाणु आएंगे। अब ऑक्सीजन परमाणु के बेटा मोल तो आ गए, ऑक्सीजन परमाणु के मोल तो आ गए, पर हमें भार निकालना है। अब चूंकि हमारे पास मोल पता होने चाहिए भार ज्ञात करने के लिए, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन के मोल बराबर होता है ऑक्सीजन का भार और बेटा ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो यहां पर जो ऑक्सीजन का भार होगा बेटा वो बराबर होगा ऑक्सीजन के मोल गुणा जो उसका परमाणु भार होगा, अर्थात 12 और परमाणु भार होता है इसका 16। तो भाई 12 छंग कितना हो गया बेटा? 72 और 12 ही कम 12 और 7 192। 192 ग्राम इसका करेक्ट आंसर आएगा। 192 ग्राम इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा। ठीक है, 19243% बच्चों का आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, लेकिन चलो बहुत सारे बच्चों का ऐसा गलती हुई होगी कि उनका पोल नहीं आया होगा, पोल में भराना नहीं आया होगा, पोल में दिक्कत आ गई होगी, कोई बात नहीं। पर मुझे कमेंट देखकर यह समझ में आता है कि ये क्वेश्चन आपने करना कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया और अधिकांश बच्चों का आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आपने अणुभार 100 कैसे निकाला? बेटा या तो आपने क्लास ली नहीं होगी, पहली क्लास में मैंने अणुभार निकालना सिखाया था। ठीक है, तो ये मोलर मास मतलब अणुभार। तो यहां पर जब इसका आप अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालोगे, मोलर द्रव्यमान, तो देखो इसके अंदर कितने कैल्शियम है? 1। कितने कार्बन है? 1 और 3 गुणा ऑक्सीजन ऐसे करते थे। अब कैल्शियम का कितना होगा बेटा? 40। कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होगा बेटा 16। तो 3 गुणा 16 जब इसको हल करोगे तो हमारे पास 100 ही आएगा ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल ही आएगा। कोई बात नहीं, किसी किसी में नहीं आया होगा पोल, माफी चाहूंगा उसके लिए, पर वो टेक्निकल चीजें हैं। मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाना है बेटा। आगे बढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 112 ग्राम एथिलीन, एथिलीन समझते हो ना, C2H4 के एक नमूने में हाइड्रोजन के कणों की संख्या तथा कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, ग्राम में कितना होगा।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है बेटा ये। अब इस तरह से क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी, मतलब कार्बन के लिए भी समीकरण चलानी पड़ेगी और हाइड्रोजन के लिए भी। ये हाइड्रोजन के पूछे हैं परमाणुओं की संख्या और कार्बन का पूछा है बेटा भार। तो एक तरीके से हमें यह पता होना चाहिए कि इस नमूने में कार्बन के मोल कितने और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं। एक बार हमें कार्बन के मोल और हाइड्रोजन के मोल पता लग गए, उसके बाद क्वेश्चन क्लियर है। चाहे कणों की संख्या निकालनी हो किसी की, चाहे भार निकालना हो, निकालना आसान है। अब मैं आपको यहां पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि कार्बन का जो बेटा 12 होगा और हाइड्रोजन का होगा 1। आशा करता हूं कि इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं यहां पर कमेंट ऑन कर देता हूं भाई, फटाफट कमेंट ऑन कर देता हूं बेटा। कोई बात नहीं ओमवीर बेटा, इस बार गलती नहीं करनी है, इस बार गलती नहीं करनी है। बहुत ठीक, आ गया करेक्ट आंसर। अजी वाह, ग्रेट बेटा ग्रेट। किसी का कुछ करेक्ट है, किसी का कुछ करेक्ट है, किसी से गलती भी हो रही है, खुद से करना है लेकिन। बहुत ठीक बेटा, वेल डन। बहुत बेहतरीन। देखो बेटा, अगर हमारे पास मान ले कि भाई एथिलीन का भार दे रखा है, तो एथिलीन का मोलर द्रव्यमान चाहिएगा हमें। तो पहले आप एथिलीन का मोलर द्रव्यमान निकाल लो बेटा। क्या होगा, ओ तेरी, क्या होगा बेटा, 2 गुणा कार्बन और 4 गुणा हाइड्रोजन। तो यहां पर 2 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 1, तो हमारे पास 28 आएगा ग्राम प्रति मोल। भार हमें दे रखा है। तो बेटा हम जानते हैं कि भाई एथिलीन के जो मोल होंगे वो निकालेंगे हम लोग भार बटे मोलर द्रव्यमान से। भार दे रखा है 112 और मोलर द्रव्यमान हो जाएगा इसका 28। तो बेटा जो इसके मोल आए C2H4 काट के देखना, ये कटेगा 1 में और ये कटेगा 4 में, तो हमारे पास 4 मोल आ गए इसके। कितने मोल आ गए बेटा एथिलीन के, 4 मोल। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को चलाएंगे जो मानक समीकरण है उसके आधार पर। तो भाई हमने कहा एथिलीन का एक अणु देखो पूरा, फोकस करो इस पर। ठीक है भाई, इस पर फोकस करो बेटा। अगर आप फोकस करोगे तो आप देखोगे कि एक के अंदर 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। तो हम लोग कहेंगे बेटा 1 मोल C2H4 में 2 मोल कार्बन है ना, 2 मोल कार्बन परमाणु है। तो बेटा 1 में 2 है, टोटल हमारे पास के 4 थे। तो हम लोग कहेंगे 4 मोल C2H4 में 8 मोल कार्बन परमाणु है। तो एक तरीके से कार्बन के जो मोल है वो निकल के आ गए कितने बेटा, 8। कार्बन के मोल निकल के आ गए 8। और कार्बन का हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा हाइड्रोजन के तो कणों की संख्या और कार्बन का द्रव्यमान। चलो कार्बन का द्रव्यमान निकाल लो आप। तो कार्बन का द्रव्यमान होगा मोल गुणा इसका परमाणु भार। मोल 8 है, परमाणु भार 12 होता है, तो 12 अठे कितना हो गया भाई, 8 दूनी 16, 8 का मोल 8 96 ग्राम आएगा बेटा। 96 ग्राम उसमें कार्बन है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि भाई हाइड्रोजन के तो पूछे कणों की संख्या, तो अब समीकरण को हम लोग व्यवस्थित करेंगे हाइड्रोजन के कणों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो हमने कहा 1 मोल C2H4 में 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु है ना। 1 मोल C2H4 में 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। अब C2H4 के टोटल मोल हमारे पास 4 थे, तो 4 से गुणा कर दो बेटा। तो हम लोग कहेंगे 4 मोल C2H4 में 16 मोल हाइड्रोजन परमाणु के होंगे बेटा।
तो हाइड्रोजन के जो मोल है ना वो निकल के आ गए हमारे पास 16 मोल। और हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे Na। तो यहां से हाइड्रोजन के कण बराबर होंगे हाइड्रोजन के मोल और Na। और बेटा 16 Na आएगा इसका मान, 16 Na। अब आप लोग मुझे बताइए किस किस को ये वाला भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया। चलिए फटाफट बताइए बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। 192 नहीं 96 ग्राम और 16 Na आंसर आएगा। ठीक है, ओ तेरी, बताइए भाई फटाफट, वोटिंग चल रही है आप लोगों की। क्लियर है? गुड, ग्रेट, वेरी डल, वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन। ठीक है, 85.56, बहुत बेहतरीन। अब बेटा अगर कोई बच्चा ऐसा है, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, या उसकी पहली क्लास है, ठीक है, या उसकी दूसरी क्लास है, तो मेरा पहले उनसे बेटा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पहले आप पहली क्लास लो, फिर दूसरी क्लास लो, फिर तीसरी लो, फिर चौथी क्लास में आना। ठीक है, ऐसे आप बीच में आओगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा। वैसे अभी हमारे पास टाइम है और कल संडे का भी दिन है, तो हमारे पास अच्छा ये रहेगा कि हम अपने बैकलॉग कवर कर लें। कुछ भी नहीं छूटा है, एक दो क्लास की बात है, ठीक है, तो उसको अगर हम कवर कर लेंगे तो हमें सारी चीजें कवर होने लगेगी। देखिए भाई, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोल नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में, पोल नहीं था। अच्छा फॉस्फोरस वाला, फॉस्फोरस वाला ऐसा होगा बेटा, भार वाला होगा, बता दूंगा, वो भी करवा दूंगा। ठीक है, वेल डन, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड बेटा। नोटेड। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मेरा बच्चा, ए मेरे लाल, इधर देख ले बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, इस बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 90% बच्चे इसको करेक्ट करें, 90%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा देखो। 284 ग्राम, 284 ग्राम Na2SO4 के एक नमूने में, 284 ग्राम Na2SO4 के एक नमूने में क्या करना है हमें। ठीक है भाई, सोडियम तथा ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणुओं का भार क्या क्या होगा। ठीक है, इस बार 284 ग्राम दे रखा है बेटा हमारे पास Na2SO4 का, जहां पर सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये जो भार दे रखा है इससे आप पहले मोल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मोल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि इसका हम अणुभार से भाग करेंगे। तो फिर हमें आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करना है जैसे करते जा रहे थे। अभी मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को
टाइम दे देता हूं 2 मिनट का कि सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक है, सॉल्व आप क्या करोगे बेटा, खुद करोगे और कोशिश करके देखो इस बार। चलो, 284 ग्राम Na2SO4 के एक नमूने में सोडियम तथा ऑक्सीजन परमाणुओं का भार क्या क्या होगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले जरूरी है इसके मोल निकालने, फिर मोल निकालने के बाद वेरी गुड, कुछ बच्चों का तो आंसर आने लगा भाई, बहुत तेज हो तुम लोग तो यार, सुपर फास्ट चल रहे हो, सुपर फास्ट चल रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ठीक। टाइम है तुम्हारे पास, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अच्छा देखो भाई, यहां पर जब देखोगे तो हमें पहले इसके मोलर द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 2 गुना सोडियम आएगा, 1 सल्फर होगा और 4 गुना ऑक्सीजन, तो 2 गुना 23 प्लस 32 प्लस 4 गुना ये 16, तो हमारे पास आएगा 142 ग्राम प्रति मोल, इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। फिर आप इसके मोल निकाल लेना, भार बटे मोलर द्रव्यमान से। भार है हमारे पास 284 और ये आ गया 142, तो हमारे पास आ गया 2 मोल। हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2 मोल आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखो बेटा, हमें इसका अमाउंट पता लग गई 2 मोल है, और हमें इसका फॉर्मूला देख के पता लग रहा है कि इसके 1 मोल के अंदर 2 सोडियम होंगे। तो मैं कहूंगा बेटा 1 मोल Na2SO4 में 2 मोल सोडियम परमाणु होंगे बेटा। ठीक है, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 से गुणा कर दो, तो फिर उधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मोल Na2SO4 में 4 मोल सोडियम परमाणु आ गए। अब सोडियम परमाणु के मोल तो हमें पता लग गए बेटा, कितने थे, 4। और अगर हमें इसका ज्ञात करना है बेटा क्या, मान लो इसका हमें निकालना हो बेटा क्या, भार, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे परमाणु भार भी होता है। तो भार फॉर्मूला हो गया मोल गुणा परमाणु भार। अब मोल हमारे पास कितना है बेटा, 4, और सोडियम का कितना दे रखा है बेटा, 23, तो 23 की मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 92, 92 ग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे बेटा, सल्फर ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे हम लोग। तो जब हम ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो आप लोग देखोगे, इसी में कर लेता हूं है ना, इसी में हम लोग कहेंगे बेटा 1 मोल Na2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे बेटा, और बेटा 2 मोल Na2SO4 में 8 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो ऑक्सीजन परमाणुओं का क्या आ गया बेटा हमारे पास, मोल निकल के आ गए 8। हमें निकालना है बेटा भार, तो भार का फॉर्मूला होता है मोल गुणा परमाणु भार। तो मोल हमारे पास 8 है और ऑक्सीजन का होता है 16। अब 16 8 कितना हो गया भाई, 8 6 48, 8 ही का मारो 8 4 12, 128 ग्राम।
किस किस का आंसर 92 ग्राम और 128 ग्राम आ गया बेटा? मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी का आंसर करेक्ट हो गया। ऑलमोस्ट सभी का आंसर बेटा करेक्ट हो गया भाई, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है बेटा। 92 और 128 क्लियर आ गया, वेल डन। अब हमारे सामने एक छोटा सा पोल होगा आपका, ये वाला क्वेश्चन आपको 90% बच्चों का हो जाना चाहिए था भाई। अपनी वोट दीजिए ताकि फिर मैं अगले मतलब इसी क्वेश्चन की दूसरी वैरायटी पे काम कर सकूं। एक ही क्वेश्चन के ऊपर या एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर किस किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे बेटा। 23 कहां से आया बेटा? सोडियम का 23 होता है बाबू, यहां से 23 आ गया। एक बार देख लिया करो, क्वेश्चन में दे रखा था बेटा सोडियम का परमाणु भार 23 होता है ना? सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, बहुत बढ़िया। मेन है, समझ में आना चाहिए हमें, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 91.2%, बहुत बढ़िया भाई। मतलब जनता की जो है कोशिश जो है वो बढ़ी है। जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे सीखने का, उतना ज्यादा सीखोगे आप, ठीक है? अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात है, क्योंकि जब तक मैं आपको क्वेश्चन का फ्रेम ना समझाऊं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, तब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी, है ना? और तब तक लगेगा कि यार ये मूल अवधारणा ना हमें 11वीं क्लास में भी समझ नहीं आया था पहले, जब हमने कभी 11वीं करी थी। अगर हमारी 11वीं अच्छी होती, 12वीं अच्छी होती, तो हमारा नीट इसी बार निकल जाता। कोई बात नहीं, वो लाइफ का पार्ट है, ठीक है? ये लाइफ का पार्ट है भाई, अब समझ में आया बाद में समझ में आए, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे तुम मुझसे नहीं पढ़े होगे, लेकिन ये काम मेरा है, इस चैप्टर को पूरा चमकाना, दिखाना, हर क्वेश्चन सॉल्व करवाना, हर वेराइटी का क्वेश्चन सॉल्व कराना, वो काम मेरा है। अब यहां पर एक छोटी बात समझिए, कोई भी क्वेश्चन था, चाहे वो H2SO4 से संबंधित था, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित था, चाहे वो Na2SO4 से संबंधित था, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, हमारे पास अणु के मोल या भार कुछ भी दे रखा था, जिससे हम लोग पूरे अणु के मोल निकालते थे, पूरे अणु के मोल निकालते थे। पर सुनना मेरी बात, अगर और फिर उनके मोल निकाल कर ये देखते थे कि भाई ऑक्सीजन का भार कितना है, सल्फर का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना है, कार्बन का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना है, सल्फर का भार कितना है, या फिर उसके अणुओं की संख्या कितनी है, क्वेश्चन को हम इस डायरेक्शन में करते थे। अब हमें पता क्या करना है, हमें उनो रिवर्स तुमने, उनो एक गेम होता है, तुमने अगर देखा हो कभी, उनो एक गेम होता है बेटा, है ना? उसमें उनो रिवर्स का एक कार्ड होता है, ठीक है? तो अगर कोई भी बंदा उनो रिवर्स का कार्ड डाल देता है तो सब कुछ रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पत्ते उल्टे हो जाते हैं। अब क्या है, हम लोगों को ऑक्सीजन या सल्फर या हाइड्रोजन का मान दे रखा होगा, और हमें इस H2SO4 के बारे में बताना होगा कि कितने भार में उपस्थित था, या इसके कितने मोल थे, या कितना अणुओं की संख्या थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले आसान तरीका बताता हूं मैं, पांचवा एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, मतलब एक तुम सोचो समझा समझा के ही चलूंगा, पर वो उसमें क्या है, आपको महारत हासिल करनी है, ठीक है? तो मैंने यहां पर कहा, मैंने कहा 48 ग्राम ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम, ग्राम में पूछा जा सकता है, या कितने मोल ये पूछा जा सकता है, या कितने H2SO4 के, H2SO4 के अणुओं में उपस्थित होगा।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन को केवल लंबा बढ़ाया गया है, ठीक है। अगर मान लो आपको H2SO4 के मोल निकल गए तो भार निकालना और कणों की संख्या निकालना बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और यहां पर मान लो क्वेश्चन में अगर आपको जरूरत है हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले बस क्या होगा कि आप समीकरण को केवल थोड़ा उल्टा करके लिखोगे और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो H2SO4 है, कहां गया H2SO4, वो रहा H2SO4। तो पहले हम लिखते थे कि 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। क्या है बेटा, 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, ऐसे लिखते थे ना। अब इसको उल्टा लिखना है, 4 ऑक्सीजन परमाणु में एक H2SO4 है, तो हम लोग कहेंगे 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया उपस्थित है, क्योंकि जितना कम लिखूंगा टाइम बचेगा। 1 मोल H2SO4 में तो 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं 1 मोल H2SO4 में। लेकिन हम लोगों को 48 ग्राम ऑक्सीजन में ज्ञात करना है। तो पहले ये तो होगी हमारे पास मेन समीकरण जिससे अभिक्रिया आगे चलेगी, ठीक है, जो मतलब हमें वहां से मिली। और क्वेश्चन से बेटर तरीका पता क्या होता है हल करने का, आप इसको गणित की समीकरण कर मान के चलो, ठीक है। यहां पर 4 लिखा है, आप पहले क्या करोगे भाई, ऑक्सीजन के भार बटे परमाणु भार से मोल हमारे पास निकाल लो। 48 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हमारे पास 3 मोल निकल के आए, किसके, ऑक्सीजन के। तो हमें पता है क्या ज्ञात करना है कि 3 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन H2SO4 में उपस्थित होगा। आप सोचो, अगर 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु 1 मोल H2SO4 में है, इस 4 को ब्रज गुणा करके इधर ले जाओ, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, 1। तो यहां पर आएगा 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर होंगे 1/4 मोल H2SO4 के, ठीक है जी। अब यहां पर क्या हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर होंगे 1/2 1/4 मोल H2SO4 के। अब इस 1 को 3 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन परमाणुओं के जो मोल थे वो 3 मोल थे, तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दो। तो हम लोग कहेंगे बेटा 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर होंगे 3/4 मोल H2SO4 के। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया, H2SO4 के मोल भी पूछा था, तो H2SO4 के जो मोल आए वो आ गए 3/4, यानी 0.75, ठीक है, 0.75 आ गया बेटा, मोल तो आगे निकल के। यहां पे आपको H2SO4 का भार निकालना है। मान लो भार का फॉर्मूला होता है मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। मोल हमारे पास 3/4 और ये हो गया 98। मोलर द्रव्यमान H2SO4 का निकालोगे 98 आएगा। तो आपने क्या काम करा भाई, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8 और 1 8 16, ये हो गया हमारे पास 4.5। फिर 3 से गुणा करोगे, 3 पंजे 15, 3 चौका 12 और 1 13 और 3 दूनी 6 और 1 7, 73.5 ग्राम H2SO4 में ये मान आ गया H2SO4 का भार, ठीक है। H2SO4 के मोल आ गए। और मान लो तुम्हें अगर H2SO4 के कणों की संख्या भी निकालनी हो, यहां पर निकाल देता हूं, H2SO4 के कणों की संख्या भी निकालनी हो, तो क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कणों की संख्या बटे अवगाद्रो नियतांक बेटा, तो ब्रज गुणा करोगे तो H2SO4 के जो कण आएंगे बेटा वो बराबर होंगे H2SO4 के मोल गुणा Na। तो H2SO4 के मोल कितने आए थे बेटा, 3/4, तो आपने यहां पर रख दिया 3/4 Na। क्या कर दिया बेटा, 3/4 Na। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां पर आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी बेटा। किस किस को यह बात क्लियर हो गई बेटा, किस किस को
ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया भाई कि इस बार अभिक्रिया को मतलब जो अपने समीकरण है इसको उल्टा लिखना है, मतलब इसका वही होगा। ठीक है, मतलब उसका वही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेहतरीन, वेल डन। हाँ, एक बार दोबारा बताऊंगा, मतलब एक और उदाहरण दूंगा, ऐसी बात नहीं है, एक और उदाहरण दूंगा आपको मैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि देखो समझाना तो मेरा रहता ही है भाई। अब आपके पास वोटिंग है, उसको मुझे 90% में बढ़ाना होता है कि भाई आप जो है एकदम समझते समझते चलो, और बताओ फटाफट वोट करो, कितना परसेंट बच्चों को समझ में आया, कितने को नहीं आया। है प्रीत जहां की रीत, सजा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ओहो, ओहो, ओहो। आराम से नोट कर लो भाई, और वोट देने वाले वोट देते रहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई और बहनों, चलिए। है प्रीत जहां की रीत, सदा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का 73.2% जनता को समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब आगे की कहानी, इसी को मैं 90% ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, समझा समझा के ये मेरा काम है। मित्रों, मेरी बात सुन लो, कमेंट बंद। दोबारा समझाता हूं बेटा दूसरे उदाहरण से। ठीक है, दोबारा समझाता हूं दूसरे उदाहरण से। अब देखो बेटा, यहां पर ध्यान रखना भाई। तो यहां पर कहा इन्होंने इस तरीके से, अस्सी ग्राम 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित होगा। तो आपको इसके मोल निकाल के इसका भार निकालना है। ठीक है, सिंगल 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 क्वेश्चन दे रहा हूं। 80 ग्राम ऑक्सीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा। आवश्यकता पड़ेगी आपको कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा आपको। ठीक है, अब आप ऐसे ट्राई करो भाई, यहां पर कमेंट ऑन। ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, और बता दो क्या आंसर होगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप ध्यान से देखो, तो आप देख रहे हो इसके 1 और इसका 3 का अनुपात है, यानी 3 मोल ऑक्सीजन। तो हम लोग कहेंगे 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर है या इक्विवेलेंट है 1 मोल CaCO3 में, है कि नहीं। अब ताकि हम लोग आखिर उसको जितनी मात्रा दे रखी है उसके आधार पर अभिक्रिया को बना सके, तो इस 3 को भी उधर ले जाओ, तो हमारे पास यहां पर बचेगा 1, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे 1/3 मोल CaCO3 में। ठीक है, पर अभी तक हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु हमने कैलकुलेट नहीं करे कितने मोल हैं। तो अगर मैं मोल निकालूंगा बेटा भार बटे मोलर परमाणु भार से ऑक्सीजन का,
तो यहां पर भार हमें दे रखा है कितना बेटा, 80। परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का 16, तो 5 मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 5 मोल हैं। ठीक है, जो जिसके बारे में पूछा है कि 5 मोल ऑक्सीजन कितने कैल्शियम कार्बोनेट में होगा बेटा। चलो देखते हैं भाई। तो 1 मोल में 1/3 CaCO3 है, तो 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे 5 गुणा 1/3 मोल CaCO3। ठीक है, अब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के मोल तो आ गए हमारे पास, इतने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए। हमसे पूछा है भार, तो भार का फॉर्मूला होता है मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। मोल आए हैं 5/3 गुणा, और मोलर द्रव्यमान होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का 100। तो जब आप काटोगे तो 3 से कट जाएगा, ये ऐसे करके 3 ही कम 3, 1.67 है ना, 100 से गुणा करोगे 1.666 ऐसे आएगा, ये 1.667 करके आएगा। 100 से गुणा करोगे तो 166.7 ग्राम के आसपास आ जाएगा। 166.66 कर लो आप, कोई बात नहीं, आपको 106 ऐसे रख लो ऐसे रख लो। अब बेटा इसको जब हम उसमें भरेंगे निकटतम पूर्णांक में, तो यहां पर 6 को हटाएंगे और 6 5 से बड़ा है तो इधर 1 जोड़ देंगे, 167 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस पर मैं नहीं जाता पोल में, क्योंकि इसमें निकटतम पूर्णांक में आपने नहीं भरा होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 500/3 या 166.6 ग्राम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताइए भाई फटाफट, अपनी वोट कितने % बच्चों को ये समझ में आ गया, कितने % बच्चों को ये समझ में आ गया बेटा, बताइए भाई। बहुत बढ़िया। अभी मैं डाउट लेता हूं आपका। 82.44, यानी कुछ बच्चों को और समझ में आया, इस बार लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई। क्लियर है, बढ़िया। नोट कर लो, पहले नोट कर लो बेटा, ऐसा ना हो कि भाई आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई नोट भी ना करो। ठीक है, आप नोट कर लो, अगले वाला एक और उदाहरण दूंगा, उससे और समझाऊंगा। ठीक है, जब तक आप क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए तब तक चलती रहेगी ऐसे ही कहानी, बार बार समझाऊंगा। अब देखिए भाई, यहां पर आपको क्या करना है, सुनना है मेरी बात। नेक्स्ट है हमारे पास ये छठा था क्वेश्चन, और अब आएगा 7वां क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा है, अस्सी ग्राम सल्फर, 80 ग्राम सल्फर Fe2SO4 के होल थ्राइस के कितने ग्राम में उपस्थित होगा। इस बार क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें आयरन का दे रखा है बेटा 56, और सल्फर का होता 56, सल्फर का दे रखा है बेटा हमारे पास 32, और ऑक्सीजन का दे रखा है 16। ठीक है, तो सल्फर के मोल निकाल लो, हालांकि अणुभार इसका भी निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसका अणुभार आप निकाल लेना, फिर ऐसे ही समीकरण बनाना। बस आपको मैं एक छोटी समीकरण बता देता हूं, बाकी तुम करना। Fe2SO4 का होल थ्राइस
इस पूरे यौगिक में एक अणु में सल्फर कितने होंगे बेटा? यहां एक है तो 3 की गुणा करोगे 3 है, तो हम यहां पर कहेंगे 3 मोल सल्फर, ठीक है, उपस्थित होगा 1 मोल Fe2SO4 का होल थ्राइस में। तो आपको क्या करना है, यहां से मोल निकालो सल्फर के, उसके हिसाब से आप क्या करोगे भाई, Fe2SO4 के हल करके मोल निकालना। फिर जब मोल निकल जाएंगे तो आपको एक ही चीज पता है, अगर हमें मोल पता है और हमें भार निकालना हो तो उसके अणुभार से गुणा करनी पड़ेगी। तो Fe2SO4 का अणुभार की आवश्यकता भी पड़ेगी आपको, जो कि मैंने डेटा ये दे रखा है, इसके आधार से आप निकाल सकते हो। आयरन का 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और भाई कमेंट ऑन है, आंसर दे सकते हो आप यहां पर, और टाइम दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को करने का, 1.5 मिनट समय है आपका, 1.5 मिनट समय है, करिए बेटा। देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा इस बार, देखते हैं बेटा कितनों का क्या करेक्ट आंसर आएगा। 1.5 मिनट का समय है आपका, चालू हो जाइए। बहुत बेहतरीन, हो गया भाई? हो गया, चलो देखते हैं भाई, आंसर आने लगा है तो चेक कर लेता हूं भाई। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें इसके मोलर द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, तो पहले निकाल लेता हूं मैं। तो 2 गुणा Fe, 3 गुणा सल्फर और 6 गुणा ऑक्सीजन करना, 6 नहीं 12 गुणा ऑक्सीजन करना पड़ेगा, क्योंकि 4 तिया 12, तो 12 ऑक्सीजन होंगे बेटा। तो 2 गुणा 56, 3 गुणा 32 और 12 गुणा 16, यानी इसको हल करोगे तो 56 को 2 से गुणा कर दो 112, 96, अरे भाई साहब इसका तो बड़ा एग्जैक्ट आंसर आया है, 12 ऑक्सीजन 3 सल्फर 2 Fe2SO4 का होल थ्राइस, 2 गुणा 56, 3 गुणा 32, 12, तो ये तो हमारे पास आ गया 400 ग्राम प्रति मोल आ गया बेटा इसका अणुभार। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं सल्फर के मोल। फॉर्मूला होगा भार बटे परमाणु भार, सल्फर क्योंकि तत्व है तो भार दे दिया हमें 80, परमाणु भार कितना हो गया भाई हमारे पास 32, हल करोगे मोल आएंगे हमारे पास कितने बेटा, 16 का पहाड़ा देखो, तो ये होगा हमारे पास 5/2 यानी 2.5 मोल। ठीक है, चाहे तो 5/2 कर दो या 2.5 ऐसे कर दो। अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमें इस वाली साइड में 5/2 या 2.5 करना है, तो हमने क्या काम करा, इसको उधर ले गए, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा बेटा, हम लोग कहेंगे कि भाई 1 मोल सल्फर उपस्थित होगा 1/3 मोल Fe2SO4 के होल थ्राइस से। ठीक है, तो हमारे पास 5/2 मोल कितने में होंगे बेटा, या 2.5 मोल कितने में होंगे, तो आप एक काम करिए, यहां पर चाहे तो 5/2 लिख दो चाहे 2.5, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो हमने यहां पर 5/2 से गुणा कर दिया, तो 5/2 मोल सल्फर उपस्थित होगा, यहां पर 5/2 गुणा 1/3 मोल
Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो हमारे पास जो मोल निकल के आए बेटा, किसके भाई, मोल निकल के आए Fe2SO4 के होल थ्राइस के 5/6, क्योंकि 5 ही कम 2 दूना 6, हमें निकालना है भार। तो भार का फॉर्मूला होता है मोल गुना मोलर द्रव्यमान। अब मोल आया है हमारे पास 5/6 और मोलर द्रव्यमान हमें कितना देर निकाला बेटा, हमने 400। मोलर द्रव्यमान हमने कितना निकाला बेटा, 400। तो हमारे पास आएगा भाई 6 ही कम 6, ठीक है, 6 छंग 36, 4 हासिल लगा 0, 6.66, ऐसे चलता रहेगा। 5 की गुणा करोगे आप यहां पर, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 33, 5 छंग 30 और 33, 5 छंग 30 और 33, शायद इतना आएगा भाई हमारे पास, 333 पॉइंट इतना ग्राम। तीन सौ 33.3। ठीक है, 333.33 बिल्कुल वैसे ही करना था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा कठिन बना दिया था क्योंकि यहां पर मैंने आपको इस बार Fe2SO3 का होल थ्राइस दे दिया था, बस थोड़ा कठिन था और कुछ नहीं था, लेकिन तरीका सिंपल वही था। तरीका 400 कैसे आया बेटा, देखो यार अभी बताऊंगा 400 कैसे आया। मोलर हमें इसका अणुभार चाहिए और अणुभार हमने यहां निकाला था बेटा 400, ऐसे आया, क्योंकि जिसका हमें मोल पता है और अगर हमें उसका भार चाहिए तो अणुभार भी तो उसी का चाहिए। तो 400 तो मैंने निकलवाया, कैसे निकलवाया, इसके अंदर 2 आयरन है तो 2 गुना आयरन, 3 सल्फर है तो 3 गुना सल्फर, और 4 तिया 12 ऑक्सीजन है तो 12 गुना ऑक्सीजन कर दिया ना बेटा। ऐसा नहीं होता बाबू, ऐसा नहीं होता, 333.33 ग्राम आएगा। 5/2 कैसे आया भाई, 5/2 16 का पहाड़ा होता है, 16 दूनी होता है 32 और 16 पंजे होता है 80, तो 5/2 ऐसे आ गया। यार कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो, फटाफट मुझे पोल में आंसर चाहिए भाई। अब कितने परसेंट बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। नहीं बेटा, 5 बजे मेरी और क्लास होती है ना, 3 बजे से मेरी 4 बजे से एक और क्लास होती है, मैं बैक टू बैक लेता रहता हूं क्लास। और जो आपके ड्रॉपर की क्लास होती है ना, चाहे वो प्रयास की हो चाहे वो यकीन की हो, सारी क्लासेस ये 3 बजे 4 बजे से पहले पहले होती हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अपना सारा होमवर्क उसी दिन में कंप्लीट कर लो और फिर रात में जाके पढ़ाई कर लो। बाकी तो देखो भाई ऐसा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2% की इंक्रीज आई है, और बढ़ाएंगे भाई इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट होगा इस बार। इस बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। क्वेश्चन एक और तुम्हारे सामने आ गया 8वां, ठीक है, क्वेश्चन आ गया 8वां तुम्हारे सामने, ठीक है। अब देखना यहां पर क्लियर है, देखो भाई 69 ग्राम, 60 ग्राम ग्राम सोडियम, सोडियम समझते हो ना आप, सोडियम धातु, ठीक है,
69 ग्राम सोडियम धातु Na3PO4, ठीक है। 69 ग्राम सोडियम धातु Na3PO4, नहीं यार, वन 138 ग्राम करना, 138 ग्राम सोडियम धातु Na3PO4 Na3PO4 के कितने ग्राम नमूने में 138 करना भाई, यहां पर 138 ग्राम सोडियम धातु Na3PO4 के कितने ग्राम नमूने में उपस्थित होगी, ठीक है। क्योंकि देखो, घूम फिर के सबसे पहले इसके मोल निकालेंगे, फिर उसके मोल से अंदाजा लगाएंगे कि इसके कितने मोल में उपस्थित होगा, इसके मोल निकालकर इसके अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या काम करा, सोडियम का तो दे दिया बेटा मैंने कितना 23, फास्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का होता है 16। अब बेटा ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, देखो अब तुम्हें कसम है, ठीक है। इस बार सारे बच्चे 90% से ऊपर लेके जाएंगे भाई अपने नंबर, अपना परसेंटेज, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको दे दिया 1.5 मिनट का टाइम, टाइमर चल रहा है यहां पर, 1.5 मिनट के टाइम के अंदर खत्म करनी है, सॉल्व करिएगा। बहुत ठीक, आया 320, बहुत अच्छे, हो गया। देखिए भाई, नेक्स्ट, सबसे पहले आप सोडियम के मोल निकाल लो बेटा, सोडियम के मोल निकालना, भार बटे परमाणु भार, 138 को जब आप भाग करोगे 23 से, 23 होता है ना इसका, तो ये कट जाएगा 6 में, ये 1 में 6 में, तो सोडियम के जो मोल आए बेटा वो आ गए 6। अब देखो इस अभिक्रिया को, यहां पर ध्यान से देखो, 3 मोल सोडियम, 3 मोल सोडियम उपस्थित होते हैं 1 मोल Na3PO4 में। अब आप सोचो, हमें तो हमारे पास तो 6 मोल सोडियम का देखना है, तो इस 3 को 6 कैसे बनाऊं, दोनों साइड 2 से गुणा कर दो, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया बेटा, है ना, 2 से गुणा करने पर तो इधर आ जाएगा 6 मोल, और यही तो हमें चेक करना था कि भाई 6 मोल सोडियम कहां होंगे उपस्थित, 6 मोल सोडियम उपस्थित होंगे 2 मोल Na3PO4 में। अब हमारे पास इसके मोल तो आ गए बेटा, इसका भार ज्ञात करने के लिए मोल को मोलर द्रव्यमान से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, क्या होगा, जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर निकाल लेता हूं मैं मोलर द्रव्यमान Na3PO4 का, किसके अंदर 3 सोडियम है प्लस फास्फोरस है और 4 गुना ऑक्सीजन है, यानी
3 गुणा 23 प्लस 31 फॉस्फोरस का हो गया, और भाई 4 गुण ऑक्सीजन के हो गए, तो भाई 4 गुणा 16 बराबर हल करते हैं, तो ये 69 69 और 31 तो, और भाई 164 ग्राम आएगा, 164 ग्राम प्रति मोल आ गया। तो आप यहां पर जब रखोगे 164, तो बेटा 8 328 है ना, 328 ग्राम आना चाहिए भाई। 328 ग्राम किस किस का आ गया भाई? सभी बच्चों का 328 आ गया बेटा। अब मुझे वन लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने 8 बार रिपीट करा कॉन्सेप्ट, इस बार 90% ऊपर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए था सबको। वोट दो भाई फटाफट और मुझे बताओ, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या आप लोग तैयार है पीवाईक्यू करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट के, और वो भी जेई मेंस के कराऊंगा, छोटे मोटे लेवल के नहीं। बहुत बढ़िया, 328, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत सही, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबसे अच्छी बात ये है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वोटिंग को करते हैं बेटा बाय बाय, और 90.78% तक आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब इस बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, और क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले, कोई भी बच्चा ये ना सोचे उससे होगा नहीं, बहुत क्लियर है। एसटीपी पर ऑक्सीजन का आयतन दे रखा है बेटा इतना लीटर, तो ऑक्सीजन के अणुओं की और मोलों की संख्या बतानी है कितनी होगी, ऑक्सीजन के अणुओं की और मोलों की संख्या। तो अगर बेटा हमारे पास आयतन दे रखा है तो पहले मोल निकाल देना, फिर एसटीपी वाला फॉर्मूला लगा देना 22.4 गुणा एन वाला, तो निकल के आएगा कि नहीं आएगा आंसर। 2023 में क्वेश्चन है, ठीक है, 2 लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको क्रम से बताना है, तो पहले आपको अणुओं की संख्या और मोल तो निकाल लो आप जैसे मर्जी, पर यहां पर मैच करना है, पहले अणुओं की संख्या फिर मोलों को मैच करना है, शायद मोल से ही निकल जाए, ठीक है, बाकी चेक भी ना करना पड़े आपको। कमेंट ऑन, 90 सेकंड का समय, सिंगल करेक्ट का पोल है। यहां पर मैं जेई के पीवाईक्यू इसलिए करा रहा हूं बेटा कि नीट का पीवाईक्यू होता है एक साल में एक, और जेई के पीवाईक्यू होते हैं ज्यादा, तो इसीलिए आपको यह भी पता होगा कि नीट के जो क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, वो नीट के जेई के पीवाईक्यू से उठा के बन रहे हैं डायरेक्ट। और 2025 के बाद आपको पता है पेपर का लेवल स्तर बढ़ा है, तो कुछ का आंसर आ रहा है ए, कुछ का आंसर आ रहा है 2। ए आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, देखते हैं भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों को पता है एसटीपी पर सिंपल फॉर्मूला लगाना है बेटा, आयतन हमें दे रखा है, आयतन बराबर 22.4 गुणा एन, तो एन बराबर होगा, देखो आयतन तो हमें दे ही रखा है कितना बेटा, 2.8375 बराबर 22.4 गुणा एन। तो आप इसको देखोगे, ये मान एक दफा और ये बेटा आपका कम से कम 8 दफा कटेगा, 1 2 3 4, मोल बराबर 2.8375 बटे 22.4। तो मोल तो आ गए बेटा हमारे पास 0.126, 0.126 मोल आ गए। तो बेटा मोल मैच हो रहे हैं किससे, ध्यान से देखो, मोल मैच हो रहे हैं
126 यानी 125 लगभग समान मान है। इनसे तो बेटा मेल खा ही नहीं रहा मोल, इतने मोल तो है ही नहीं। तो इसका आंसर बेटा क्लियरली ए और फर्स्ट और सेकंड तो होगा ही नहीं। अब आपको मोल पता लग गए तो आपको क्या निकालना है बेटा, आयतन, सॉरी कणों की संख्या। तो कणों की संख्या बराबर होती है मोल गुणा अवगाद्रो नियतांक। मोल हमारे पास आ गए 0.126, Na का मान 6.02 गुणा 10 की घात 23 होता है बेटा। तो जब आप गुणा करोगे इसकी, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन भी मार सकते हो, उससे अंदाजा लग जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप इसको 6 भी मान लोगे ना तो आपका अप्रोक्सीमेशन तो लग ही जाएगा, 6 गुणा, ठीक है। तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 हो गए 15, 6 कम 6 और 1 7, तो 0.756 गुणा 10 की घात 23 हो गया। अब इस दशमलव को उधर ले जाओ तो हमारे पास 7.56 गुणा 10 की घात 22 हो जाएगा बेटा, क्योंकि दशमलव को उधर ले जाने पर 10 की घात 1 कम हो जाती है। तो देखो इसके लगभग मान क्या है, 7.5, 7.5 10 की घात 22, 7.5 10 की घात 22 ज्यादा मैच हो रहा है डी। तो बेटा डी आंसर हो गया इसका फोर्थ। इसका आंसर क्या हो गया बेटा, फोर्थ हो गया। और हमारे पास केवल 7.93% बच्चों का आंसर करेक्ट गया है, बाकी ने तुक्के मारे हैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं फिर से, ठीक है भाई, मैं कसम से चप्पल से मारता तुम्हें, मैं पता है तुम्हारा गलती कहां करी है। तुमने गलती यह करी है कि एक बच्चे ने जल्दबाजी में पहला आंसर बोल दिया क्वेश्चन पढ़े बगैर, और उसने ए बोल के, पता है बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने लिख दिया ए। अब तुमने सोचा अरे ए आ गया, चलो चलो ए टिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं, पर मुझे नहीं पता तुम सारे लीचड़ हो, अगर उस मतलब भेड़ की चाल चल रहे हो तो उसने ए लिखा, किसी ने बी लिख दिया, तो सब लोग ए बी ए बी ए बी ए बी मान लगे, तुक्के जल्दी नंबर हमारा आएगा, लीडर बोर्ड में नंबर हमारा आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आप लोगों ने ट्राई तो करी नहीं, कोशिश तो करी नहीं, आपको लग रहा है कि मास्टर को पैसे तो दे रखे हैं, मजदूर तो हमने बुला ही रखा है ना, ये मास्टर तो अपनी ऐसी तैसी करवाएगा ही, किस नाम का करवाएगा, ये खड़ा है स्क्रीन पे, मैं ही जाऊंगा तुम्हारे नाम का पेपर देने भी, और फिर बाद में आके रोना। हमेशा डिमोटिवेट कर देते हो यार तुम लोग, खुद चाहते हो कि हम मोटिवेट रहें, लेकिन तुम्हारे कर्म तो नहीं है बेटा डॉक्टर बनने वाले। और आपको पता है कर्म का फल ही आगे मिलता है, कर्म तो नहीं लग रहे इस तरीके के कि एक ने गलत किया सारे गलत आंसर देंगे। और ये तुम्हें लग रहा है 7% करेक्ट है, ये भी तुक्के वाले हैं, इसमें से मुश्किल से 1 या 2 बच्चा होगा जिसने करेक्ट आंसर दिया होगा, जिसने पूरा सॉल्व करा होगा। हर दिन तुम्हें समझाया जाए, चलिए आगे, बदतमीज कहीं के, सबर लो भाई सबर लो, करेक्ट आंसर करो। यहां पर देखो, अब मुक्का मार दूंगा, पहले समझो यहां पर पहले क्वेश्चन को। 16 ग्राम मीथेन है तो मीथेल के मोल आ जाएंगे, फिर उसके मोल को आप कन्वर्ट करना आयतन में, भार में, मैच होता है कहीं, जरूरी नहीं जरूरी नहीं सबको मैच करना चालू कर दो, आपको लगता है 1-2 मैच हो गया, फिर आप विकल्प चेक कर लो, ठीक है, सबको मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस दे रखी है, आप इसका भार निकालो, 28 मतलब 28 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है परमाणु भार, तो आपको अंदाजा लगेगा कि भाई हाँ ये इससे मैच कर रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, अणु, मोलर द्रव्यमान 2 है, तो मोल कितना आएगा, 1/2 मोल, 1/2 मोल आ गया। उसके हिसाब से आयतन निकाल के देखो, भार निकाल के देखो, अणुओं की संख्या निकाल के देखो, मैच होता है तो होगा बेटा। अब ये क्वेश्चन आपको करना है मल्टीपल सेलेक्टिव, ऐसे मल्टीपल सेलेक्टिव नीट में भी आते हैं। टाइम दे रहा हूं फिर से, प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इस बार। देखो 1 मोल नाइट्रोजन, अगर मैं यहां पर भार निकालूंगा, मोल गुणा मोलर द्रव्यमान,
तो 1 मोल और 28 होता है इसका, तो 28 ग्राम आएगा ना। तो सी का फर्स्ट होना चाहिए। अब इसमें देखा सी का सेकंड है, इसका सी का 4 है, सी का थर्ड है, सी का फर्स्ट इसमें है, तो ना ये आंसर है, ना ये आंसर, ना आंसर, आंसर होगा 4th। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना होता है। अगर ये ना होता फिर दूसरे पे बढ़ते। तो जो तुम्हें आसान लगे क्वेश्चन फिल करने में पहले उसको देखते हैं, ठीक है। सी आंसर होगा भाइयों। वो गलती से सी लगा दिया भाई मैंने, 4th था बेटा इसका, 4th, माफी चाहूंगा, दोबारा बोल दूंगा। इसका आंसर 4th था बेटा, 4th, ठीक है। वो मैंने सी सोचा तो सी का फर्स्ट है, 4th आंसर है इसका, माफी चाहूंगा भाई, ठीक है। आंसर इज डी, आंसर इज डी कह लो या 4th कह लो, ये बेटा, ठीक है। डी आंसर है, हाँ हाँ डी आंसर है। उसके बाद भी समझाने के बाद भी तुम 70% हो, समझाने के पास तो के बाद तो बच्चों को 90%, 95% करेक्ट करना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जिसकी प्रैक्टिस मैंने आज करवाई है। 681 ग्राम इसके दे रखे हैं, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, एक्स का मान निकालना है, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, पहले इसके मोल निकालना, फिर नाइट्रोजन के मोल निकालना, फिर उसको परमाणुओं की संख्या में कन्वर्ट करना, एक्स का मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, एक्स का मान, और एक्स का मान निकटतम पूर्णांक में रख लेना, ठीक है। मान ये दे रखे हैं आपको सब कुछ, 2023 में आया था क्वेश्चन। कमेंट ऑन इंटीजर टाइप, टाइम दे दिया 2.5 मिनट का, ठीक है। इतना टाइम तो बहुत होगा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आएगा आएगा बेटा, उसी लिस्ट में तो नंबर उसी लिस्ट में तो नंबर बनाना है डॉक्टर का, जिसमें अभी नंबर नहीं है। हमें यही तो जवाब देना है कि जो लोग कहते हैं थे तुमसे नहीं होगा, उन्हीं को करके दिखाना है। उन्हीं को करके दिखाना है बेटा। कमेंट में आंसर दे दो अगर पोल नहीं आ रहा तो, कमेंट में आंसर दे दो बेटा, अगर पोल नहीं आ रहा है तो कमेंट में आंसर चलेगा। यस, बहुत बढ़िया। अब तो ये PYQ है ना बेटा, प्रैक्टिस चल रही है, मिक्स कैसे होंगे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखिए भाई, हमारे पास इसका भार दे रखा है तो पहले इसके मोल निकाल लो, ठीक है। तो मोल निकलेंगे बिना अणुभार के तो निकलेंगे नहीं, तो पहले हमने इसका मोलर द्रव्यमान निकालने की कोशिश करी। 7 कार्बन है तो 7 गुना कार्बन, 5 हाइड्रोजन है तो 5 गुना हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन है तो 3 गुना नाइट्रोजन, और प्लस 6 ऑक्सीजन है तो बेटा 6 गुना ऑक्सीजन, ऐसे कर दिया। 7 गुना 12 प्लस 5 गुना 1 प्लस 3 गुना 14 प्लस के 6 गुना 16, हल करने पर 12 सत्ते होते 84, 5 42 96, इनको जोड़ लो भाई। ये आ गया 227 ग्राम प्रति मोल। तो पहले आप इसके मोल निकाल लो बेटा। हमारे पास मोल आएंगे भार बटे मोलर द्रव्यमान, मोल दे दिया 681 और ये आ गया 227, तो 3 मोल आएगा बेटा, काट लेना, 3 मोल आ गया। अब हम ये जानते हैं कि इसके एक में 3 नाइट्रोजन है, तो हम लोग कहेंगे 1 मोल C7H5N3O6 में, ठीक है, 3 मोल नाइट्रोजन है। तो बेटा 3 मोल इसमें कितने नाइट्रोजन होंगे, तो हम लोग कहेंगे 3 मोल C7H5
C7H5N3O6 में 9 मोल नाइट्रोजन है। अब देखो भाई, नाइट्रोजन के मोल निकल के आ गए हमारे पास 9। ध्यान से देखिए, हमें निकालना है नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन के परमाणु, नाइट्रोजन के मोल गुणा अवगाद्रो संख्या। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास कितना भाई, 9 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23 होता है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले जाऊं तो 21 हो जाएगा ये। तो 9 गुणा 602 गुणा 10 की घात 21। आपका आंसर यहां तक भी ठीक है बेटा, 9Na है। क्योंकि देखो नीट में Na के पदों में ही पूछा जाएगा, नीट में थोड़ा टाइम और कम होता है, जेई के हिसाब से थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को। लेकिन कॉन्सेप्ट का जो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या मान लो कभी कठिन क्वेश्चन बन जाए तो उसको भी हल करना आना चाहिए। अब आप देखोगे 9 दूनी 18, ऐसे आंसर आएगा भाई ये। 9 दूनी 18, 9 छक 54, तो 54 1 8 गुणा 10 की घात 21 मैच करोगे तो जो x का मान आएगा वह आएगा 54 1 8, 54 1 8। ठीक है, ये तो मैं PYQ करवाने पर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं ले आया बेटा। 35.31%, अच्छा लगा मुझे। बेटा जिन जिन की आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, कृपया करके परसों की क्लास देख लो। नाइट्रोजन का भार नहीं बेटा, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या पूछी है, इसलिए परमाणुओं की संख्या लिखा। अगर भार निकालते तो मोलर द्रव्यमान से भाग करते। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। ये तो कितने लीचड़ आदमी हो भाई, तुम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं। तुम्हें लगा अच्छा क्वेश्चन देखा सा लग रहा है, इसके मोल निकल गए, परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 14 की नम आ गया 122 ग्राम है ना, 126 ग्राम। भाई ग्राम तो पूछा ही नहीं ना, क्वेश्चन में पूछा है परमाणुओं की संख्या। भाई मैं किन को पढ़ा रहा हूं यार, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। नहीं, फुल ट्राई अभी चलेगी। देखो भाई, आज का छोटा सा होमवर्क है, जो भी आपके बैकलॉग बचे हुए हैं, क्योंकि कल संडे है, तो बेटा आप सबसे पहले बैकलॉग कवर करो। फिर आपको जो क्लास में मैंने पढ़ाया है उन क्वेश्चनों की दोबारा से प्रैक्टिस करो, दोबारा से प्रैक्टिस करो अगेन। अब मुझे बताओ बेटा, आपका टारगेट क्या है? जाते जाते फटाफट अपना टारगेट बताओ भाई। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट क्या है बेटा? 720। तो कभी भूलना नहीं है 720। तो 720 नंबर लाने के लिए बेटा अभी हमें पिसना पड़ेगा, अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो लेक्चर आपका छूटा है प्लीज पहले उसको देखिए। कल की क्लास आपका कल संडे है, टाइम मिलेगा आपको पूरा सॉल्व करने के लिए, टाइम मिलेगा आपको। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से करिए। आपकी मेहनत घड़ी की सुई नहीं बताएगी, आपकी मेहनत बताएगी बेटा पेन खत्म करना। तो आप लोग जो है मुझसे संपर्क करेंगे और मुझे बताएंगे कल के दिन में तुमने कितने पेन खत्म करे। ठीक है, आपकी मेहनत है एक पेन पूरा खत्म करना है, इतना लिखना है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टेक केयर गाइस, लव यू, बहुत बहुत प्यार। आप लोगों को अच्छा लगा पढ़ाई करके आज आपको? ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई इसी तरीके से बढ़िया तरीके से ज्यादा क्वेश्चन को हल करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी
उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस